देखें, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें देखा गया कि डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म का रोल क्या होता है, वो फ्रॉग के एम्ब्रियो पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। और अगर आप फ्रॉग का एम्ब्रियो, जाहिर सी बात है, फ्रॉग का जो एग होगा, जो वो फर्टाइल होगा, तो उससे जो है वो क्या डेवलप होगा, उससे जो है वो फ्रॉग का एम्ब्रियो डेवलप होगा। अगर हम फ्रॉग के एग की बात करें, थोड़ा सा पहले मैं आपको फ्रॉग के एग के बारे में अगर आपको थोड़ा यहाँ पहले बता दूं। जो ये फ्रॉग का एग होता है, हर एनिमल के एग की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब फ्रॉग का जो एग होता है, यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ फ्रॉग के एग को आप दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। इसका जो ये फ्रॉग जो होता है, इसका जो अपर जो होता है, अपर पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक हाफ होता है। एक अपर पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक हाफ होता है, और एक लोअर जो है वो क्या होता है, नीचे वाला जो है वो होता है यॉकी हाफ होता है। हाफ होता है मतलब ये देखो, ये मैंने जो एक बनाया है ना, ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये है अपर पिगमेंटेड हाफ है। ये अपर वाला क्या है, ये अपर पिगमेंटेड हाफ है। और नीचे वाला जो है ये क्या है, ये है योकी हाफ है। ये पिगमेंटेड हाफ है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जो है ये योकी हाफ है। सही है ना। ये दो साइड हैं किसके, फ्रॉग के एक के। ये ऊपर वाला जो पोल है ना, ये वाला जो एनी पिगमेंटेड वाला एरिया का जो पोल है, इसको हम कहते हैं एनिमल पोल। इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल पोल, यानी जो पिगमेंटेड एरिया है। और जो योकी एरिया होता है, जहाँ पर यॉक ज्यादा होती है, इसका जो ये पोल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेजिटल पोल। आपने पढ़ा होगा, एक के अंदर एक एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल। यानी यॉक की साइड वाला जो पोल है ना, इसका जो कॉर्नर है पोल है, इसको हम कह रहे हैं वेजिटल पोल। और जो पिगमेंटेड एरिया वाला पोल है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम एनिमल पोल कह रहे हैं। और इसका एक के अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है, वो कहाँ पर होता है, वो होता है इस एनिमल पोल में। एनिमल पोल वाली साइड पर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है इसका, ये एनिमल पोल वाली साइड पर मौजूद होता है। और साइटोप्लाज्म यॉक वाली साइड पे कम होता है, साइटोप्लाज्म भी इसका एनिमल पोल वाली साइड पर ज्यादा होता है। सही ना। सबसे पहले तो मैंने आपको इसके फ्रॉग केक के बारे में बता दिया। एक अपर वाला पार्ट जो होता है वो पिगमेंटेड होता है, यानी उसमें पिगमेंट ज्यादा होते हैं, और नीचे वाले साइड पर यॉक ज्यादा होती है। और इस वाले एरिया के लिए ये एनिमल पोल है जो पिगमेंटेड एरिया उधर, और ये यॉकी जो है ये क्या है, यहाँ पर वेजिटल पोल है। चलो ये देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये ग्रे क्रिसेंट क्या होता है। अभी एक जो है ना, ये फर्टाइल नहीं हुआ। ये एक अभी फर्टाइल नहीं हुआ। जब एक फर्टाइल होता है, यानी जब एक फर्टाइल होगा, मेल का स्पर्म जब इसके अंदर आएगा, यानी जिस जगह से मेल का स्पर्म एंटर होता है ना, मिसाल के तौर पे इस जगह से मेल का स्पर्म एंटर हो रहा है, जहां से मेल का स्पर्म एंटर होता है उसके अपोजिट साइड पर, और उसके अपोजिट साइड पर एक ग्रे कलर का, मैं यहाँ पर ये कलर दे देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, ये एक ग्रे कलर का एरिया डेवलप हो जाता है ऐसे। हाफ क्रिसेंट शेप का होता है इसे, मैं उसको सर से बना तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने यहाँ पर जो शेड दिया है, इसी एरिया को आप समझ लें कि ये क्या है, ये है ग्रे क्रिसेंट। ये क्यों बनता है ग्रे क्रिसेंट, जब स्पर्म अंदर दाखिल होता है तो थोड़े पिगमेंट जो है वो ऊपर की तरफ से थोड़े से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। पिगमेंट थोड़े से आगे पीछे होते हैं, तो जिसकी वजह से एक क्रिसेंट शेप का एक एरिया डेवलप हो जाता है। यहाँ उस क्रिसेंट एरिया को मैं थोड़ा सा ब्लू से शो करता हूँ, आउटलाइन उसकी बना के। ये जो क्रिसेंट सेक्टर है मेरा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। चलिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ। आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जस्ट अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस ऑफ स्पर्म, यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है, वो पॉइंट जहां से स्पर्म एंटर हुआ है, देखो ये जगह, यहाँ से स्पर्म जो है वो एंटर हो रहा है, उसके अपोजिट साइड पर some of the pigment of cytoplasm shift upward, leaving behind gray area in the form of crescent called gray crescent। यानी कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं वो जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो अपवर्ड या साइड में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक ग्रे
कलर का एरिया जो कि क्रिसेंट शेप का होता है, हाफ मून के शेप का होता है, वो डेवलप हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। As a result of first cleavage, the zygote divide vertically into two small daughter cells, though the center of gray crescent, thus each of daughter cell receive half of the crescent। यानी जब पहली क्लेवेज होगी तो ये जो जाइगोट है जब डिवाइड होगा तो जाइगोट जो है ये बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड होगा ऐसे, और दोनों साइड दोनों डॉटर सेल को, एक डॉटर सेल ये है और एक डॉटर सेल देखो, ये डॉटर सेल दूसरा डॉटर सेल ये, दोनों को हाफ हाफ ग्रे क्रिसेंट मिलेगा। दोनों को ग्रे क्रिसेंट क्या मिलेगा? इक्वल जो है वो ग्रे क्रिसेंट मिलेगा। दस ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ ऑफ डॉटर क्रिसेंट, ग्रे क्रिसेंट। इफ द टू डॉटर सेल्स आर केयरफुली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो ईच ऑफ देम डेवलप इनटू नॉर्मल टेडपोल लार्वा। यानी अभी दोनों ही सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ऐसी बात है, जब क्लेवेज होती है पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, ये तो आपको पता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म। देखो ये डिवाइड हो गया। अब एक से अगर हम इन दोनों सेल को अलग-अलग करते हैं, इसके ये जो दो सेल हैं जिन दोनों में ग्रे क्रिसेंट है, इन दोनों को हम अलग कर दें, इन दोनों को हम अलग कर देते हैं, तो इससे एक अलग लार्वा डेवलप हो जाएगा और इससे एक अलग लार्वा डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वक्त इन दोनों सेल के अंदर तमाम जो है वो डेवलप करवाने वाली चीजें जो है वो मौजूद हैं। और वो मैंने जो सेल जीन का स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने की बात की थी ना, कुछ जीन स्विच ऑन होते हैं, कुछ स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो गैस्ट्रुला स्टेज के बाद होते हैं, उससे पहले नहीं होते। उससे पहले तो जितने भी सेल डिवाइड हो रहे हैं अगर आप उनको अलहदा कर दोगे तो वो तमाम सेल जो है वो एक एक पूरा का पूरा लार्वा डेवलप कर लेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि इस स्टेज में तमाम के तमाम जीन क्या होते हैं? स्विच ऑन होते हैं, और तमाम के तमाम जीन में जो है वो डेवलप होने, टोटीपोटेंट होते हैं, मतलब उनमें फुल पोटेंशियल होता है डेवलप होने का। तो मतलब सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बता दिया? ग्रे क्रिसेंट बता दिया कि फ्रॉग के एग में जिस जगह से स्पर्म दाखिल होता है उसके अपोजिट साइड पर पिगमेंट के शिफ्ट होने की वजह से एक ग्रे कलर का एरिया जो कि क्रिसेंट शेप का होता है वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। और जब टू सेल स्टेज पर अगर आप इसको जो है वो एम्ब्रियो को सेपरेट, इनके दो सेल्स को, डॉटर सेल्स को सेपरेट कर दो तो उससे कंप्लीट टेडपोल लार्वा डेवलप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट हैंस स्पीमैन। एक एक्सपेरिमेंट किया किसने? हैंस स्पीमैन ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में जो है वो उसने 1930s में एक्सपेरिमेंट किया। उसने इट मिसगाइडेड द नॉर्मल प्लेन ऑफ फर्स्ट क्लेवेज, सो वन ऑफ द टू डॉटर सेल रिसीव एंटायर क्रिसेंट व्हाइल अदर नॉट नॉन क्रिसेंट। यानी उसने मिसगाइड किया पहली क्लेवेज को। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सा ऐसे बताता हूँ कि उसने इस तरह से क्लेवेज करा, इसके बीच में कोई, जाइगोट के बीच में कोई ऐसे कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर सी किसी से बांध दिया, और उसके बाद उसने देखा कि एक एरिया के अंदर तो जो है एक एरिया को ग्रे क्रिसेंट मिला और दूसरे एरिया को ग्रे क्रिसेंट नहीं मिला। तो उसने देखा जिस एरिया को ग्रे क्रिसेंट मिला दूसरे एरिया का, मिसाल के तौर पे अगर एक एरिया में को ग्रे क्रिसेंट मिला, इसमें न्यूक्लियस है, और यही न्यूक्लियस अगर दूसरे एरिया में भी डिवाइड होके चला जाता है, लेकिन जिस एरिया में ग्रे क्रिसेंट था वो उधर क्या हुई? उधर तो डेवलपमेंट हुई। देखें आपकी बुक क्या कह रही है? बोथ डॉटर सेल्स वर, फिर कहता है कि हेंस स्पीमेंट मिसगाइड किया उसको, टू डॉटर सेल, एक के अंदर जो है वो ग्रे क्रिसेंट आया और दूसरे में ग्रे क्रिसेंट नहीं आया। बोथ ऑफ द डॉटर सेल वर सेपरेटेड एंड अलाउड टू डेवलप। द सेल with gray crescent developed into tadpole while the other turned into a mass of cell and died। यानी जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट था, यानी इनको अगर आप सेपरेट कर दो तो जिसमें ग्रे क्रिसेंट था उसने तो नॉर्मल लार्वा डेवलप किया, और जिसमें ग्रे क्रिसेंट नहीं था वो थोड़ा डिवाइड तो हुआ, लेकिन डिवाइड होने के कुछ टाइम के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। एक दफा फिर बता रहा हूँ कि हैंस स्पेमन ने क्या किया कि उसने कुछ इस तरीके से सेल को डिवाइड कराया, उसको मिसगाइड किया कि एक सेल के अंदर पूरा ग्रे क्रिसेंट आ गया और दूसरे सेल के अंदर ग्रे क्रिसेंट नहीं आया। और अगर उन दोनों सेल को आप सेपरेट करोगे तो जिसमें ग्रे क्रिसेंट है वो पूरा कंप्लीट डेवलप होगा, और जिसमें ग्रे क्रिसेंट नहीं है वो डेवलप कंप्लीट नहीं होगा। From this experiment, it is concluded that although both daughter cells having identical genes, the cytoplasm of both were different। यानी इन दोनों सेल के अंदर अगर हम ये देखें कि उसने जो ये दो सेल सेपरेट किए थे,
एक सेल हो गया, इसमें ग्रे क्रिसेंट है, और ये दूसरा सेल है जिसमें ग्रे क्रिसेंट नहीं है, नॉट ग्रे क्रिसेंट, इसको मैं कहता हूँ नॉट ग्रे क्रिसेंट। और इसमें क्या है, इसमें ग्रे क्रिसेंट है। अब दोनों के अंदर न्यूक्लियस तो एक ही जैसे हैं, दोनों के न्यूक्लियस के अंदर जीन भी मौजूद है, लेकिन दोनों के साइटोप्लाज्म में फर्क है। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रे क्रिसेंट है और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रे क्रिसेंट नहीं है। तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रे क्रिसेंट था उसने नॉर्मल डेवलपमेंट करी, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रे क्रिसेंट नहीं था उसने नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं करी। तो इसका मतलब जीन्स को एक्टिव करने के लिए साइटोप्लाज्म की भी जरूरत होती है, और स्पेशली फ्रॉग के अंदर साइटोप्लाज्म का कौन सा वाला पार्ट है, ग्रे क्रीसेंट। ग्रे क्रीसेंट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आगे चलकर नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, मदद करते हैं। हो सकता है जिसको हम डिटर्मिनर कह रहे हैं, जिन्होंने आगे चलकर पूरे डिफ्रेंशिएट करने में जो हेल्प करना है साइटोप्लाज्म का पार्ट, वो फ्रॉग के कौन से वाले पार्ट में मौजूद हो, वो मौजूद हो ग्रे क्रीसेंट के अंदर जो है वो मौजूद हो। तो कहता है दस डेट साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ग्रे क्रिसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग की नॉर्मल डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट हो वो जरूरी होता है। thus it proves that the cytoplasm do has some regulatory effects on expression of gene, यानी जीन के एक्सप्रेशन को, यानी जीन को एक्सप्रेस करने में जो है वो साइटोप्लाज्म क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई क्वेश्चन हो तो अब इसमें से आप मुझसे कर लें।